Good morning, ninth class. बच्चों, we are discussing about the chapter 14 natural resources. Okay, and in the yesterday's class we have discussed about the air pollution. एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा हमने, पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट और हार्मफुल इफेक्ट्स जो है ह्यूमन बीइंग पर क्या क्या है वो सब हमने डिस्कस किए। कल की क्लास में बच्चों हमने वाटर के बारे में पढ़ा था कि जो पानी है वो डेली यूजेस के लिए, लाइफ के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल है नहीं। पूरे अर्थ का 70% जो पार्ट है वो पानी ही है, रिमेनिंग पार्ट लैंड एरिया है, टेरेस्ट्रियल एरिया है। और जो 70% पानी है उसमें भी 97.5% जो वाटर है वो मरीन वाटर है, सी वाटर है, जो कि कंज्यूम करने योग्य नहीं है। ठीक है, पीछे बचा जो 2.5% वाटर है जो मरीन वाटर है, उसमें से केवल 2% पानी ही ऐसा है जो 2% पानी ऐसा है जो कि आइस कैप्स के में पोलर रीजन में जमा हुआ है। केवल 0.5 से 0.6% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर अवेलेबल है यूज के लिए। तो इसलिए पानी को बचाना बहुत जरूरी है। ओके बच्चों, कल की क्लास में मैंने कुछ टर्म्स बताई थी। ये टर्म्स हैं ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद में कैपिलरी वाटर, कैपिलरी वाटर, फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फिर लेते हैं कंबाइंड वाटर। यस, इसमें ध्यान से देखिए बच्चों आप, ग्रेविटेशनल वाटर क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो अच्छा मेन जो सोर्स है पानी का वो रेन वाटर है। जो मेन सोर्स है वाटर का कौन सा है? वो रेन वाटर है। और ड्यूरिंग द क्लाउड फॉर्मेशन जब पानी वाटर बॉडी से इवेपोरेट होके क्लाउड बनाते हैं तो वो प्योर हो जाता है। तो जो बारिश का पानी है वो एकदम प्योर रहता है। ठीक है, वो अर्थ पर गिरने के बाद में वो पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो मेन जो सोर्स होता है वो पानी ही, रेन वाटर ही है वाटर का जो सोर्स है। ठीक है, तो जब रेनिंग होती है, रेन वाटर गिरता है अर्थ के ऊपर, तो पानी, काफी सारा पानी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से परकोलेट हो जाता है। परकोलेट होने कहते हैं रिसने को, रिसना। तो पानी अर्थ की लेयर्स में अंदर चला जाता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स के कारण से जो पानी अर्थ की लेयर्स में नीचे चला जाता है उसे बेटा हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। सेकंड लेते हैं कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्या है बच्चों? द वाटर अवेलेबल बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो पानी रहता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। द वाटर अवेलेबल बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड कैपिलरी वाटर। तो बच्चों जनरली जो प्लांट्स हैं वो कैपिलरी वाटर को ही यूज कर पाते हैं क्योंकि वो ही अवेलेबल वाटर है। ठीक है ना, तो अवेलेबल वाटर कैपिलरी वाटर है। तो प्लांट की जो रूट जिस पानी को एब्जॉर्ब करती है वो कौन सा है? कैपिलरी वाटर है। फिर लेते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सॉइल पार्टिकल्स के चारों ओर, सॉइल पार्टिकल्स के चारों ओर पतली फिल्म के रूप में, थिन फिल्म के रूप में जो पानी की जैकेट है उसे हम क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर थिन फिल्म के रूप में जो पानी रहता है दैट इज कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एंड द नेक्स्ट इज कंबाइंड वाटर। द पानी जो पानी जो है, द वाटर विच इज बाउंडेड विद द सॉइल पार्टिकल्स, जो बंधा हुआ है सॉइल पार्टिकल्स के साथ, एक तो पतली फिल्म के रूप में, एक अटैच्ड है सॉइल पार्टिकल के साथ में, बाउंडेड है, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड वाटर। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट था वाटर का। आज बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं वाटर पॉल्यूशन।
द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। पहले मैं पॉइंट लिखूंगा, देन फिर वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन, फिर लेते हैं वाटर पॉल्यूटेंट। वाटर पॉल्यूटेंट, वाटर पॉल्यूटेंट, इसमें फर्स्ट है फिजिकल पॉल्यूटेंट। फिजिकल फिजिकल पॉल्यूटेंट, फिजिकल पॉल्यूटेंट में है हीट एंड ऑयल स्पिल्स, ऑयल heat and oil spill, heat and heat and oil spills। सेकंड लेते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट। केमिकल पॉल्यूटेंट्स में काफी सारे हैं। थर्ड है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट। ओके, चलिए पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं हम। जी यस, वाटर पॉल्यूशन क्या है? किसी भी प्रकार का जो केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल जो चेंज है वाटर का, उसे हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। तो जो एक अजीब सी बात है कि पानी दिखने में एक जैसा है, लेकिन हर जगह के वाटर में डिफरेंस है। ठीक है ना, सीकर जाएं या जयपुर जाएं या दिल्ली जाएं तो सब जगह के पानी तो वही है, H2O उसका फॉर्मूला वो है, लेकिन उसके अंदर जो डिफरेंट मिनरल्स हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके नेचर को चेंज करते हैं। कई बार कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसा भी होता है कि वो अपने शहर से दूर कहीं शिफ्ट होते हैं और तो वो हम बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। इसका कारण होता है पानी में, वहां के वाटर में चेंज होना। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, और जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं बॉडी में वो पानी की प्रेजेंस में होती है। जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं वो पानी की, वाटर की प्रेजेंस में ही होती है। ओके बच्चों, तो पानी का बहुत बड़ा रोल होता है और पानी डिफरेंट है। बिल्कुल बच्चों, पानी डिफरेंट है हर जगह का, ठीक है। तो वाटर पॉल्यूशन क्या है? द एनी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज इन वाटर इज कॉल्ड वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, किसी भी प्रकार का जो चेंज हो रहा है वाटर के अंदर, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, तो दैट इज द वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूटेंट, दोज कंपोनेंट्स, दोज सब्सटेंसेस which disturb the water quality are called water pollutants. Okay, those substances, those components which polluted the water are called water pollutants. तो बच्चों वाटर पॉल्यूटेंट्स को we can divide in the three groups: physical pollutants, chemical pollutants and biological pollutants। बच्चों सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल पॉल्यूटेंट्स की। फिजिकल पॉल्यूटेंट्स में जो इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स निकलते हैं, इंडस्ट्रीज से जो लीकेज हो जाता है कई बार, वो आसपास की वाटर बॉडीज को पॉल्यूट कर देता है। जैसे मान लो हॉट वाटर रिलीज हो रहा है इंडस्ट्रीज से, तो नेचुरली वो पानी को पॉल्यूट करता है, जिससे पानी उस वाटर के अंदर या रिवर के वाटर के अंदर जो एनिमल्स हैं उनको जो है एडवर्स कंडीशंस क्रिएट होती हैं उनके लिए। तो हीट, पहला फिजिकल पॉल्यूटेंट क्या? हीट।
ये कैसे होता है कि हॉट वाटर अगर रिलीज करते हैं वाटर बॉडीज में तो वहां रहने वाले एनिमल्स के साथ में प्रॉब्लम्स आती है। सेकंड लेते हैं ऑयल स्पिल्स। कई बार इंडस्ट्रीज से ऑयल जो है वो रिस जाता है और वाटर बॉडीज में चला जाता है, तो ये भी क्या करता है, वाटर को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट लेते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट्स। बच्चों कई सारे केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, घरों से निकलते हैं, कारखानों से निकलते हैं, लेबोरेटरीज से रिलीज होते हैं, हॉस्पिटल से रिलीज होते हैं। तो दे पॉल्यूटेड द वाटर। ओके बच्चों, तो वी आर डिस्कसिंग केमिकल पॉल्यूटेंट्स। केमिकल पॉल्यूटेंट्स के एग्जांपल है बच्चों ऑर्गेनिक वेस्टेज, डिटर्जेंट, ऑर्गेनिक वेस्टेज, डिटर्जेंट्स। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स हैं जैसे कि डीडीटी है, बीएचसी है, एंड आर्सेनिक, कैडमियम, मर्करी, लेड, निकल, फॉस्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, रेडियो एक्टिव वेस्टेज। ओके बच्चों, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, केमिकल पॉल्यूटेंट्स जो है इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, लेबोरेटरीज से, हॉस्पिटल से रिलीज होते हैं एंड दे पॉल्यूटेड द वाटर। तो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल पॉल्यूटेंट्स आर organic wastage, detergent, pesticides, DDT and BHC, arsenic, cadmium, mercury, lead, nickel, phosphate, nitrate, fluoride, radioactive wastage. Common inorganic impurities in water are compounds of calcium and magnesium. जो कॉमन इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज हैं वो है कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देन फिर लेते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स। बच्चों पानी के अंदर भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर पानी के अंदर जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका लेवल अगर राइज होता है तो वो पानी को पॉल्यूट करते हैं और इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स को भी वो अफेक्ट करते हैं। तो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट में मान लो पानी में वायरसेस बढ़ गए हैं, बैक्टीरियोफाजेस बढ़ गए हैं, बैक्टीरिया बढ़ गए हैं, प्रोटोजोन है या फंगाई है, ये सब राइज हो गए हैं। तो नेचुरली दे अफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ, दे अफेक्ट द एनिमल हेल्थ। ओके बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट है वाटर पॉल्यूटेंट्स का। नेक्स्ट लेते हैं मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आप क्रॉस कर जाते हैं 75 जी बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। चलिए बच्चों, मैं पहले पॉइंट लिख देता हूं सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन में। यस, फर्स्ट है सीवेज, सेकेंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल थर्ड सिंथेटिक सोप, synthetic soap and detergent. Synthetic soaps and detergents. Fourth, petroleum oil. पेट्रोलियम ऑयल। नेक्स्ट लेते हैं फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एंड हीट।
नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हीट। ओके, चलिए बच्चों, तो इसको डिस्कस करते हैं। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सोर्सेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, आप देखिए लिस्ट मैंने बना दी है। कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जो वाटर को पॉल्यूट करते हैं? सीवेज वाटर, घरों से निकलने वाला। द वाटर रिलीजेज फ्रॉम द हाउसेज इज कॉल्ड सीवेज वाटर। जो हार्मफुल वाटर, जो वाटर निकलता है, पॉल्यूटेड वाटर निकलता है घरों से, जो वेस्ट वाटर निकलता है, उसे हम सीवेज वाटर कहते हैं। एंड दैट इज द सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। सेकंड लेते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट। बच्चों, कई बार रिवर्स के किनारों पर कई सारी इंडस्ट्रीज लगी होती है। तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट रिलीज होता है, तो वो क्या करते हैं, उस वेस्ट को रिवर वाटर में रिलीज कर देते हैं, और वो रिवर कई जगहों से फ्लो करती हुई जाती है, और दूसरे जो वाटर बॉडीज है उनको भी वो पॉल्यूट करती है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट सोर्स है। नेक्स्ट लेते हैं सिंथेटिक सोप्स एंड डिटर्जेंट। जो साबुन का पानी है या जो सर्फ का पानी है, दैट इज ऑल्सो अफेक्टेड द वाटर। ओके, नेक्स्ट लेते हैं पेट्रोलियम ऑयल। बच्चों, पेट्रोलियम ऑयल जो है वो भी वाटर को पॉल्यूट करता है। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। बच्चों, जनरली जो फार्म के अंदर खेती बाड़ी के लिए जो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं, तो उनके यूज करने से उनका कुछ पार्ट रह जाता है सॉइल में, फार्म की सॉइल के अंदर। तो जब रेनिंग होती है, बारिश गिरती है, तो बारिश के पानी के साथ में वो सॉल्युबल होकर फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सॉरी, ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी क्या करते हैं, वाटर बॉडीज को अफेक्ट करते हैं। और नेक्स्ट लेते हैं हीट। इंडस्ट्रीज से जो हॉट वाटर निकलता है, वो जब वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है, तो वहां रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए वो बहुत हार्मफुल रहता है। और देखा जाए तो ये भी एक पॉल्यूशन ही है। हीट के द्वारा भी वाटर का पॉल्यूशन होता है, वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाता है। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए नेक्स्ट लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। harmful effects of water pollution. हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इसमें फर्स्ट लेते हैं ह्यूमन डिजीजेज। सेकंड, destruction of useful microorganisms. Third, eutrophication and fourth, biomagnification. Biomagnification. यस बच्चों, ध्यान से देखिए आप। द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ओके, वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है ह्यूमन डिजीजेज। क्या होता है बच्चों, जब वाटर पॉल्यूटेड होता है, उसमें उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन में डिफरेंस रहता है। अगर हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं तो वो भी ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। कई सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जो इसी वजह से ह्यूमन बींग्स में हो जाते हैं। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मान लो बैक्टीरिया है या कोई और ऑर्गेनिज्म है, तो वो भी ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे कि कोलेरा है, टाइफाइड है, और भी कई सारी बीमारियां हैं जो इन्फेक्टेड वाटर से हो जाती हैं। सेकंड लेते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कई बार जो पानी पॉल्यूटेड होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है, पानी हॉट वाटर रिलीज कर दिया जाता है या हार्मफुल केमिकल्स चले जाते हैं,
तो पानी के अंदर जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी किल हो जाते हैं। सेकंड लेते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है कि बच्चों अगर कोई वाटर बॉडी में गंदगी है, वेस्ट है, ना एक्सेस में मिनरल्स हैं, सॉल्ट हैं, तो वहां पर क्या होता है, एल्गल जो ग्रोथ है, एल्गी एल्गी समझते हैं आप, एल्गी की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होती है। दोबारा सुन लीजिए, जब पानी पॉल्यूटेड होता है और उसमें हार्मफुल केमिकल या मिनरल या सॉल्ट ज्यादा होते हैं, तो वो एक्चुअल में वो जो वाटर बॉडी है वो ज्यादा न्यूट्रिशनल हो जाती है। तो ज्यादा न्यूट्रिशनल होने से क्या होता है कि वहां पर एल्गी की जो ग्रोथ है, ग्रीन जो एल्गी है ये भी एक प्लांट ही है, इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है वाटर सरफेस के ऊपर, और पूरी की पूरी पानी की जो सरफेस है उसको वो कवर कर देती है एल्गल ग्रोथ होने से। तो इसे हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एल्गल ब्लूम। यहां मैं लिख देता हूं एल्गल ब्लूम। ठीक है बच्चों, दोबारा सुन लीजिए, जब पानी में पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूटेड होता है, हार्मफुल मिनरल सॉल्ट केमिकल ज्यादा होते हैं, तो वो ज्यादा न्यूट्रिशनल हो जाता है और अनडिजायर्ड ग्रोथ को प्रमोट करता है एल्गी की। तो बहुत ज्यादा एल्गल ग्रोथ होती है और पूरी की पूरी पानी की जो सरफेस है वो एल्गी से कवर हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम कहते हैं। और एल्गल ब्लूम होने से क्या होता है, पानी के अंदर जो सबमर्ज जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, और धीरे धीरे वो डाई होना शुरू हो जाते हैं। तो यूट्रोफिकेशन, इसे हम क्या कहते हैं, यूट्रोफिकेशन, पानी के अंदर अननेसेसरी मिनरल सॉल्ट और केमिकल का राइज होना, दिस इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। और ड्यू टू यूट्रोफिकेशन देर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एल्गल ब्लूम इन द वाटर बॉडीज। तो बहुत ज्यादा एल्गल ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन को यूज समझे बच्चों, फूड चेन क्या है। जनरली नेचर के अंदर फूड के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सीरीज है उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फूड चेन कहते हैं। द चेन और सीरीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड इज कॉल्ड फूड चेन। तो इस फूड चेन में सबसे पहले लेवल पर प्लांट आते हैं, फिर उसके बाद में हर्बीवोर को खाने वाला, फिर कार्निवोर को और खाने वाला लार्ज कार्निवोर, और फिर उसको खाने वाला टॉप कार्निवोर। तो इस तरीके से ये फूड चेन बनती है। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि अगर कोई हार्मफुल केमिकल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, जैसे कि डीडीटी है मान लो, तो किसी वाटर बॉडी के अंदर मान लो कैडमियम है, आर्सेनिक है या डीडीटी है मान लो, तो वो डीडीटी पहले वहां के एक्वेटिक प्लांट्स में आएगा, फिर प्लांट से वो आ जाएगा हर्बीवोर में, फिर हर्बीवोर से वो आ जाएगा कार्निवोर में, फिर उससे टॉप कार्निवोर में आ जाएगा। क्योंकि वो डाइजेस्ट हो नहीं सकता, यूज हो नहीं सकता, कंज्यूम हो नहीं सकता, तो वो हर लेवल पर, फूड चेन के हर सक्सेसिव लेवल पर एक्यूमुलेट होता चला जाता है। टॉप लेवल पर हमेशा ध्यान रखना, किसी भी फूड चेन की जो टॉप लेवल पर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग ही होता है। तो सबसे ज्यादा जो एक्यूमुलेशन होएगा वो ह्यूमन बीइंग के अंदर होगा। तो ये देखा गया है फूड चेन के अंदर हर सक्सेसिव लेवल पर जो हार्मफुल केमिकल हैं, सॉल्ट है या कोई मेटेलिक आयन है, वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती चली जाती है हर लेवल के ऊपर। तो इसे हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। द राइज और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल मेटल और मिनरल in the successive level of food chain is called biomagnification। मतलब फूड चेन के सक्सेसिव लेवल पर हार्मफुल केमिकल का जो है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। इसे हम क्या कहते हैं? बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। ओके बच्चों, यस, ओके बच्चों, तो ये पार्ट था हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन का। तो वैसे मैंने अपने नोट्स में ऐड नहीं किया है क्योंकि आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं वाटर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। जो सीवेज वाटर है उसको अवॉइड करना चाहिए वाटर बॉडीज में रिलीज करने के लिए। इसके अलावा हर शहरों के पास में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होने चाहिए जिससे सीवेज वाटर को, हार्मफुल वाटर को या इंडस्ट्रियल वाटर को ट्रीट किया जा सके। इंडस्ट्रीज जहां भी है उसके साथ में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होनी चाहिए। तो इंडस्ट्रीज में जो काफी सारा वाटर रिलीज होता है उसको ट्रीट करके रीयूज किया जा सके। ठीक है, और लोगों को अवेयरनेस चाहिए, लोगों को चाहिए कि वो जागरूक हो, अवेयर हो, रेस्पॉन्सिबल हो। वो जो भी वेस्ट वाटर है उसको वाटर बॉडीज में, रिवर्स में ना रिलीज करे। ठीक है ना,
कई सारे जो रिलीजियस वर्क हैं वो रिवर्स में जाके किए जाते हैं, तो उससे को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाना चाहिए। ठीक है। और इंडस्ट्रीज का जो हॉट वाटर है या जो ऑयल है वो रिलीज नहीं किया जाना चाहिए वाटर बॉडीज में। ठीक है। ऑयल स्पिल्स को रोका जाना चाहिए, तेल का रिसाव ना हो वाटर बॉडीज के अंदर, तो ये सब चीजें की जानी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा और जो लोकल सिटीज की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा भी ये एफर्ट्स किए जाने चाहिए जिससे वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो वो जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं सॉइल के बारे में है, मिनरल्स रीचेज इन द सॉइल। लास्ट के 5 मिनट में आपसे मैं बात करूंगा, अभी एक बार एक टॉपिक और लेते हैं अपन। ठीक है, चलिए। यस, मिनरल रीचेज इन द सॉइल। हम्म। यस बच्चों, लास्ट टॉपिक लेते हैं आज की क्लास का, फिर आपसे मैं बात करता हूँ। हाँ जी, क्लास नहीं छोड़ें कोई भी, बने रहें लास्ट तक।
बच्चों मिनरल रिचेज इन द सॉइल। बच्चों अगर हम अर्थ की अगर स्ट्रक्चर को देखें तो अर्थ के अंदर जो 3 डिफरेंट प्लेट्स हैं या जो 3 लेयर्स हैं, उनमें सबसे बाहरी जो लेयर है उसे क्रस्ट कहते हैं, सेकंड को मेंटल कहते हैं, और जो सेंट्रल पार्ट है उसे कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। तो इनके मिलने से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। क्रस्ट पार्ट के अंदर ह्यूज रॉक्स पाई जाती हैं। इसके अलावा इनमें ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इतने सारे ये मिनरल्स अवेलेबल रहते हैं, पाए जाते हैं। सॉइल की अगर बात करूं, सॉइल कैसे बनती है कि जो बड़ी रॉक्स होती हैं जब वो टूटती हैं, ब्रेक होती हैं वेदरिंग के द्वारा, जब वो रेनिंग होने से या विंड चलने से जो भी है डिग्रेड होती है या ब्रेक होती है रॉक्स, तो उनसे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ओके, सॉइल के अंदर अगर मैं बात करूं, सॉइल बच्चों किसी भी एरिया की जो सॉइल है ना, वो वहां के वेजिटेशन को अफेक्ट करती है। क्योंकि वो वेजिटेशन को अफेक्ट करती है, खेती बाड़ी को, क्रॉप्स को अफेक्ट करती है, तो वहां रहने वाली जो स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, उनको वो अफेक्ट करती है और ह्यूमन को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक इंटरकनेक्शन है। तो सॉइल के कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सॉइल के अंदर जो मिनरल मैटर है वो 45% है, ऑर्गेनिक मैटर 5% है, वाटर ओनली 25%, एयर ओनली 25%, और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, एल्गल ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, जो कि सॉइल को फर्टाइल भी बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कॉम्पोजिशन है सॉइल का। आज के लिए इतना ही, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका कोई भी अगर क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें।